नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चलाकर बनाएंगे सदस्य। हर बूथ पर बनाए जाएंगे 100 सदस्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी जाएगी श्रद्धांजलि। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं पार्टी की सदस्यता। अभियान के पहले चरण का अंतिम दिन है आज। पहले चरण के बाद 27 सितंबर को मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। 2 से 15 अक्टूबर तक अभियान के दूसरे चरण का भी होगा समापन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का सदस्यता अभियान भी लगातार जारी है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। इस दौरान पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी बूथों पर 100 सदस्य बनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी हैं? बीजेपी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी आज है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जो है वो चल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का जो पहला चरण रहा है उसका आज अंतिम दिन है। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महा सदस्यता अभियान जो है वो चला रही है, जिसमें कि प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी वो बनाएगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें टारगेट दिया गया है और इसी के साथ साथ ही घर घर जाकर संपर्क भी किया जाएगा और लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो दिलवाई जाएगी। इसी के साथ ही आने वाले दिनों में निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक भी होनी है। सदस्यता अभियान को लेकर जो टारगेट दिया गया था विधायकों को, या जो टारगेट मंत्रियों को दिया गया था, सांसदों को दिया गया था, राज्यसभा सांसदों को दिया गया था, तो उसकी समीक्षा भी होगी। कितने कितने सदस्य जोड़े हैं, कितना टारगेट पूरा हुआ है, तो इसको लेकर पूरी समीक्षा बैठक भी होनी है। इसी के साथ साथ ही दूसरे चरण का जो सदस्यता अभियान है वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जो है वो शुरू होगा और इसी के साथ ही उसके बाद जो है करीब 15 अक्टूबर को ये दूसरे चरण का जो है सदस्यता अभियान का उसका समापन होगा। तो ऐसे में जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, करीब उत्तराखंड में 20 से 30 लाख कार्यकर्ताओं को या जो पदाधिकारी हैं उन्हें जो टारगेट दिया गया है कि 30 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाने हैं। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रम भी कर रही है और लगातार इसको लेकर आयोजन भी हो रहे हैं। और ऐसे में इस टारगेट को लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 8 लाख से अधिक जो है वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अभी तक जो है बना दिए हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लड्डू समेत कई मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भी भेजे हैं। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजवीर सिंह जग्गी ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को उत्तराखंड के सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन के सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मंगलवार से शुरू कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी ब्रांड के देसी घी और मक्खन, साथ ही मिठाइयों की जांच कराकर परखा जाएगा कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। साथ ही सैंपलों के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया है कि देहरादून में अभी तक 10 सैंपल लिए गए हैं जो कि जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम और केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटन स्थलों में अब हर 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कोई भी वाहन चालक जरूरत पड़ने पर बिना किसी परेशानी के अपना वाहन
चार्ज कर सकेगा। पहले फेज में हमने चार धाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। डोईवाला के कई आबादी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सोंग नदी इन दिनों कूड़े, कचरे और घरों से निकलने वाले गंदे पानी से एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। बता दें कि नगर पालिका कई बार पहले भी इस नहर को साफ कर चुकी है, लेकिन आज आलम यह है कि इस नहर में फैली गंदगी से अब स्थानीय ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं। अब लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया जैसी कई गंभीर बीमारियों का डर भी सताने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक गंदगी पर कोई ठोस निस्तारण की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैंने एक दफ़ा सचिन भाई को लिखा था, उन्होंने सफाई भी करवाई, पूरी ट्रॉली भर कर ले गई थी जो इसमें पड़ी पनियाँ। उसके बाद फिर वही हाल हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला, उन्होंने कहा ताई जी मैं पूरी नहर की सफाई कराऊंगा। सचिन की इसमें कोई वो नहीं है, बेचारा कराता है। जब भी मैं बोलती हूँ, मैंने मैडम को भी इसका फ़ोटो खींच के भेजा एक दिन। मैंने कहा मैडम इसमें या तो पानी छुड़वा दो या फिर इसका ये गंद जो है ये बंद करा दो किसी भी तरह। उसके बाद में फिर मैंने तहसीलदार को भी फ़ोन किया परसों चौथे। उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, काश्तकार आए थे वो पानी छोड़ देंगे, लेकिन इसमें पानी छोड़ रहा, इसमें बुदबा है। इसमें यहाँ रात को हमें बैठना उठना, यहाँ को निकलना, बिल्कुल घरों में बैठना सोना हमारा बहुत दुभर हो गया। मच्छर इतने हो गए इसमें, हम बिना मोर्टीन के पंखा चला के कूलर चला के भी नहीं बैठ सकते। श्रीमान जी, जो खैरी की जो सिंचाई की नहर है वो अकेले खैरी की नहीं, वो मारखम ग्रांट को पूरे को जोड़ती है। और ये बहुत पहले से एक सिंचाई की हमारे यहाँ प्रणाली बनी हुई है कि जो ये सोंग नदी से पानी बनता है वो सिंचाई की नहर में को होके केशवपुरी, राजीव नगर के अंदर से जाके खेतों में लगता है। हमारे धान की फसल में, जिसको किसान की भाषा में दूध कहते हैं, दाना पड़ने से पहले जब दूध पड़ा हुआ है, अगर इसमें अब पानी ना लगा तो पूरा धान जो है वो खाली रह जाएगा, उसमें दाना नहीं पड़ पाएगा। बहुत भारी नुकसान किसान को पानी ना होने की वजह से हो रहा है। और संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से गंदगी का अंबार देखा जा रहा है नदियों नहरों में, ऐसे में प्रशासन क्या कुछ ठोस कदम अब उठाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये नगर पालिका क्षेत्र है डोईवाला, जिसमें दो एक अवैध बस्तियां बसी हुई है, एक राजीव नगर और केशवपुरी, जिसमें उस केशवपुरी और राजीव नगर के बीच को ये नहर जाती है और सीधा खेतों में जो हजारों बीघों की सिंचाई करती है, उसमें कूड़ा करकट फेंका जा रहा है। और नगर पालिका क्षेत्र के निवासी जो इस बस्ती में रह रहे हैं वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। दूसरे किसानों का कहना यह है कि जो पानी, इस कूड़े कचरे वाला जो पानी हमारे खेतों में जा रहा है तो उससे बीमारियां फैलेंगी, अन्य तरह के फसल को नुकसान भी होगा। जो भी फसल नहीं हो पाती है, काला पड़ जाती है, तो किसान भी इसमें रोष व्यक्त कर रहे हैं और प्रशासन को भी इसके लिए अवगत कराया गया है। लेकिन ऐसे में अब आने वाले समय में, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि डेंगू का खतरा, चिकनगुनिया का खतरा ये भी बढ़ने लगा है, और ऐसे में लोग आसपास के जो हैं वो ये बता भी रहे हैं कि उनको परेशानियां भी हो रही हैं, मच्छर भी पनप रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? जी बिल्कुल, नगर पालिका क्षेत्र में जो आने वाले नगर पालिका वार्ड हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे किए जाते हैं समय समय पर। लेकिन ये गंदगी जो नहर में है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो लोगों का कहना है कि आगे मच्छर जो है, डेंगू मच्छर हो गए, चिकनगुनिया हो गया, बुखार हो गए, ये सब बीमारियां फैलेंगी। तो इसके लिए नगर पालिका प्रशासन जो है इसकी साफ सफाई करे। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटद्वार में डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अब
लगातार तैयारी करते हुए नजर भी आ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी जिले में सबसे ज़्यादा केस भी देखने को मिले हैं। 42 मामले सामने आए हैं। इसी के तहत यमकेश्वर में 18, श्रीनगर में 4, रिखनीखाल में 2 और पौड़ी और पौबो में एक केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सोर्स डिडक्शन की कार्रवाई में 1,91,755 घरों में से 9,558 घरों में लार्वा भी पाया गया है, जबकि 10 लाख कंटेनर में से 17,000 में लगभग ये लार्वे पाए भी गए हैं और ऐसे में 66 लोगों के चालान भी किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी उठाते हुए नजर आ रहा है। पूर्ववत वर्षों की भांति इस बार डेंगू का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्रकोप के लिए हम लोग पहले से अलर्ट थे। शासन प्रशासन और विशेषतः हमारे जिलाधिकारी महोदय इसमें बहुत अलर्ट थे। उन्होंने हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी किया, हमारे विभाग ने भी मार्गदर्शन किया। उसी हिसाब से और अपने प्रयासों के अनुरूप जो आज स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। हालांकि अभी चूँकि उसका पीक ही चल रहा है, तो 15 अक्टूबर तक लगभग केसेस आएंगे, थोड़े और केसेस आएंगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। केवल 45 केस अभी तक पॉजिटिव हुए हैं, 3-4 केस वार्ड में एडमिट है, उसमें से भी डॉक्टर साहब ने अभी 1-2 केस डिस्चार्ज कर दिए। मसूरी पुलिस प्रशासन ने माल रोड पर यातायात को सुचारू करने के लिए कार्रवाई भी की है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षित चेकिंग अभियान भी चलाया है, जिसमें तेजी गति और बिना हेलमेट साथ ही काले शीशे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। साथ ही कई लोगों को चेतावनी भी इस दौरान दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मसूरी के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और पेपर्स आवश्यक प्रपत्रों की जांच की जा रही है राइडिंग के संबंध में, ताकि सभी हमारे जो आगंतुक हैं और यहाँ के लोकल निवासी हैं उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग कर सकें। इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और जिन लोगों के पास हेलमेट आदि नहीं हो रहा उनका चालान भी किया। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार अक्सर ये कहती है कि बीजेपी की सरकार में मातृशक्ति यानी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। सरकार के दावों के विपरीत महिला समूह का कहना है कि बीजेपी की सरकार महिलाओं से आय का जरिया छीन रही है, लिहाजा इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कांग्रेस कार्यालय में जुटी ये महिलाएं एक महिला समूह से जुड़ी हुई हैं और इनका बीजेपी की सरकार पर आरोप बड़ा गंभीर है। कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिला समूह का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में मातृशक्ति से काम को छीना जा रहा है। महिलाओं के आरोप के बाद विपक्ष यानी कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि मातृशक्ति को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार की क्या यही सच्चाई है। 14 सितंबर से बहुत उसमें मतलब कभी किसी चीज की शिकायत नहीं आई। जब हम लोग काम करते थे तो बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे टीम ऐसी बनाई जाती थी जो उसका निरीक्षण भी करती थी। जहां हमारे केंद्र होते थे, वहां जहां हमारी पैकिंग होती थी, वहां पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु सब लोग आकर हमारा राशन जो है वो चेक भी करते थे। हम सबकी उम्मीदों में खरे उतरे, लेकिन अचानक से हम स्वयं सहायता समूह की बहनों पर पता नहीं ऐसा क्या प्रहार कर रही सरकार की हमसे रोजगार छीना जा रहा है। जब रोजगार नहीं रहेगा तो महिलाएं क्या करेंगी, है ना। तो हमने बहुत 2022 से लगातार सरकार से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि भाई हमारा काम हमें दे दो। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि भारत सरकार, जैसे कि दीदी ने हमें बताया, दीदी ने भी आपको बताया कि भारत सरकार ने ये योजना बंद कर दी। जब योजना बंद हो चुकी है तो दोबारा से कहां से आएगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार की एक योजना है जिनका नाम है THR यानी टेक होम, जिसके तहत सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 महीने से 3 साल के बच्चों को पौष्टिक राशन मुहैया कराती है। इसका मकसद बच्चों और शिशुओं में पोषण की कमी को दूर करना है। पहले ये काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से किया जाता था, लेकिन आरोप है कि पहले काम को छीना गया और बाद में जब सवाल किया गया तो जवाब मिला कि योजना बंद कर दी गई है। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी। टेक होम राशन की योजना दोबारा से शुरू कैसे हुई? फिर उन्होंने 3 जो एजेंसी हैं, NCCF, नाफेड और केंद्रीय भंडारण को बुलाकर तीनों में से किसी एक को
स्वेच्छा से काम देने की पूरी तैयारी भी शुरू कर दी ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो लोग तो पहले से भरपेट है, बाहर की कंपनियां हैं। हमारे उत्तराखंड में जो पैसा आ रहा है भारत सरकार, क्या हमारे यहाँ उस पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपना रोजगार खुद करें? वो पैसा उत्तराखंड में ही आया रहेगा ना। और ये कहा जा रहा है कि नहीं, हर बार मतलब स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जो भी रोजगार करती हैं वो 150 रुपए का रोजगार, हाँ ये लखपति दीदी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बहनें बेचारी खुश हो जाती हैं। लेकिन जहाँ हजार की बात होती है वहाँ पर बाहर की कंपनियां क्यों आ जाती हैं? टेक होम राशन से एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस मामले को लेकर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से राशन का वितरण कर रही थी, तो आखिर सरकार ने उनसे राशन के वितरण के काम को क्यों छीना? और जब महिलाओं से काम छीना जा रहा है, तो महिला सशक्तिकरण की बात क्यों हो रही है? देखिए, मेरा कहना ये है कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक तरफ वो लगातार लखपति दीदी के सर्टिफिकेट बांट के बड़ी बातें कर रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों से उनका रोजगार छीन के भारत सरकार के जिस उपक्रम को दे रही है, वो बाकी राज्यों में नाफेड काम कर रहा है और वो महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलके ही काम कर रहा है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो ये एजेंसियां महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मिलके काम कर रही है। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, साथ ही 6 महीने से 3 साल के बच्चों को राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत राशन की सप्लाई स्वयं सहायता समूह के जरिए की जाती थी। समूह की महिलाएं राशन खरीदती थी और उसे पैक करके आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाती थी। इसके बदले उन्हें सरकार भुगतान करती थी। लेकिन अब यह काम भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को देने का आरोप है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि कई राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ स्थानीय महिला समूह के साथ ही मिलकर काम करती है, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन उत्तराखंड में जो हमारी बहनें काम कर रही थी, उनको बोला जा रहा है कि हम आपके साथ मिलके काम नहीं करेंगे। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, एक तरफ आप हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या शहरी क्षेत्र की जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं से उनका रोजगार छीनने का काम अगर सरकार करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे प्रदेश हेडक्वार्टर पे ये प्रेस कर रहे हैं। कल पूरे जिले में महिला कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश प्रेस करेगी। कल हम लोग सुबह सचिवालय बैठेंगे और जब तक कैबिनेट में इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाएगा, हम सचिवालय के बाहर बैठेंगे तो कल धरने पे। उत्तराखंड सरकार ने स्वयं सहायता समूह से काम क्यों छीन लिया, इसे लेकर आरोपों की राजनीति है। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या फिर बीजेपी शासित देश या कोई भी राज्य, बीजेपी अक्सर ये कहती है कि मातृशक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो फिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कर्णप्रयाग ब्लॉक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें डामरीकरण न होने के चलते जानलेवा बनी हुई हैं, जिसके चलते लोगों में अब शासन प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा भी देखा जा रहा है। चमोली के कर्णप्रयाग में फिर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कपेरी पट्टी के ग्रामीण। उत्तराखंड के चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क बिना डामरीकरण के जानलेवा बनी हुई है, जिसके चलते लोग अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे हैं। मामला कर्णप्रयाग ब्लॉक के कपेरी पट्टी के अंतर्गत खत्याड़ी बगोरी मोटरमार्ग के डामरीकरण का है। क्षेत्रीय जनता ने कर्णप्रयाग में सरकार के खिलाफ सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क के डामरीकरण की मांग की।
मांग है ये खतियाड़ी से लेकर गाड़गंगा जोड़ तक है और इसको बने हुए लगभग 13 साल हो गए हैं और 13 साल बीत जाने के बाद भी आज रोड की स्थिति जैसी की तैसी बनी है और इसमें कोई सुध देने के तैयार नहीं शासन न PWD न कोई। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है जल्द से जल्द पूरा हो और हमारा जो डामरीकरण जल्द से जल्द पूरा हो। हमारा ये हमारा जो धरना है ये जारी रहेगा। आगे भी अगर हमें मजबूर होना पड़ेगा तो हमें जो हमारा धरना है इस धरने को हम आमरण अनशन में बदलेंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सड़क डामरीकरण की कर रहे मांग, जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप। जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन जब सरकार और जनप्रतिनिधि ही जनता की समस्याओं को अनदेखा कर दे तो जनता को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। लिहाजा कर्णप्रयाग विकासखंड के कपेरी पट्टी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसकी तो बहुत परेशानी है, हमें आने जाने में बहुत परेशानी है। सड़क की जो हालत है वो बहुत गंभीर है। हमारे क्षेत्र का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा है। मेन रास्ता तो रोड है, रोड ही अगर सही नहीं है तो विकास कार्य कहाँ से होगा। 13 साल बीत गए हैं, अभी तक रोड का डामरीकरण नहीं हुआ। सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो रोड का और क्षेत्रीय जनता का समस्या का समाधान हो। 13 साल पहले बनी थी इलाके की सड़क, 13 साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण। खत्याड़ी बगोली मोटर मार्ग का मामला, दर्जनों गांव को जोड़ने वाले खत्याड़ी बगोली मोटर मार्ग को बने हुए आज 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सड़क का डामरीकरण न होने के कारण सड़क पर हादसे हो रहे हैं, जिस वजह से क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और सरकार की उदासीनता के कारण आज तक इस मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं हो पाया। आते हैं कहते हैं हो जाएगा, हो जाने में पूरा समय चला गया। 12 साल 13 साल बीत गए, अभी तक हमारा रोड का डामरीकरण नहीं हुआ। बहुत बार ज्ञापन भी दिया हमने और ऐसे फिर इस प्रकार से हमें आंदोलन के लिए आना पड़ा। बीमार लोग हैं, कई प्रसव पीड़ा औरत है, कई है गांव में समस्या है बहुत बड़ी बनी हुई है गांव के लिए। बुजुर्ग है, कई बीमार है, कई गांव में रोड की जो जीर्ण हालत बनी हुई है, सारी जनता इसमें बहुत परेशान है। PWD ने कहा शासन की मंजूरी है बाकी, सरकार से मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगा काम। क्षेत्रीय जनता ने कर्णप्रयाग में आकर सड़क पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क का डामरीकरण किया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों की मांग पर PWD का कहना है कि समस्याओं के वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलती है वैसे ही टेंडर कर डामरीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये जो है नैनीसैन, खतियाड़ी, कालूसैन, सेराघाट मोटर मार्ग के संबंध में जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ डामरीकरण के संबंध में, उसके संबंध में मैं जैसा कि आप भी विदित हैं अभी मैंने बताया कि हमारा एस्टीमेट जो है शासन स्तर पे काफ़ी पहले चला गया था और उसमें विभागीय समिति में वो पास भी हो रखा है। तो 6 किलोमीटर का वो एस्टीमेट है और उसके डामरीकरण की स्वीकृति जैसी आएगी तो हम उस पर टेंडर लगा के आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे और उसके बाद हम जो है अगले किलोमीटर्स का डामरीकरण का एस्टीमेट बना के आगे भेजेंगे जैसा कि निर्देश आए। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल होने को है और इन 24 वर्षों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि नीति आयोग की सतत विकास रिपोर्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भी पहाड़ के लोगों को सड़क की मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो हैरानी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।